कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए हैं। प्रबुद्धों की इस बैठक में जितने सवाल अभी आपने किए, ये सुनकर मुझे एकदम उसी चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं कि बिहार की ये दुर्दशा क्यों है। अपने आप को प्रबुद्ध बताने वाले लोग जो इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, हम भी यही उसी में शामिल हैं। आपने अभी तक एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा है जिसका पिछले 2 बरस में गांव-गांव घूमकर हमने उत्तर नहीं दिया। तो आप जैसे किसी ने कहा कि बिहार की ये दुर्दशा क्यों है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा, विजन आपका क्या है? तो बिहार की दुर्दशा इसलिए है, अक्सर प्रबुद्धों की बैठक में हम इसी चीज से शुरू करते हैं कि आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले एक बहुत अच्छी बात बताई, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी राजनीति में जाकर ज्वाइन कर ले और चुनाव लड़े, लेकिन अपने इर्द गिर्द होने वाली सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के प्रति आप इतने अनभिज्ञ हैं कि आपको ये भी नहीं जानकारी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और शहरों के प्रबुद्धों की तो हालत यह है कि यहाँ बैठे हुए 80% लोग वोट भी देने नहीं जाते। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ का आंकड़ा कहता है। बिहार में वोट होता है 50-55%, शहरों का वोटिंग का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए वो 40% है। और वहां पर भी मिडिल क्लास जहां पर जो बस्तियां हैं, जो इलाके हैं, वहां 30% वोटिंग नहीं होती है। यहाँ बैठकर इतना लंबा लंबा आप सवाल कर रहे हैं, गोपालगंज को कैसे सुधारिएगा, बिहार का शिक्षा कैसे सुधरेगा, आप पर भरोसा क्यों करें। भाई साहब ने कहा आप पर भरोसा क्यों करें, यहीं से शुरू करते हैं। मेरे भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपके पास कितना विकल्प है। अरे भाई आप हम पर भरोसा न करो तो जो पहले से चल रहा है उसी को पकड़ के चलते रहो। जिस रोगी को डॉक्टर ने ये कह दिया है कि अब आपके रोग का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, वो रोगी कह रहा है कि हम कौन सा दवा खाएं, कौन सा दवा न खाएं। मेरे भाई आपके पास तो जितनी दवा है 35-40 बरस में सब खा के आप देख लिए। आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने लालू जी का सामाजिक न्याय देख लिया, पढ़े लिखे नीतीश कुमार की सरकार देख ली, मोदी जी का करिश्मा भी देख लिया। आपकी दशा नहीं सुधरी। अब कोई प्रशांत किशोर जनसुराज वाले आए हैं, आप कह रहे हैं इन पर भरोसा करें कि न करें। हम कहें बिल्कुल मत करो। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई रोग है जिसके लिए कोई दवा नहीं है, अचानक से एक दिन आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक नई दवा आई है, संभावना तो नहीं है ठीक होने का, लेकिन 10-20% चांस है, ट्राई करोगे? तो आप क्या कहिएगा? हाँ भैया दीजिए, जो हमें 20% चांस है। अरे भाई तो जनसुराज वही नई दवा है, कोई गारंटी नहीं है कि प्रशांत किशोर आपको नहीं ठगेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो सब सही है। लेकिन ये एक्सपायर दवा नहीं है, ये नई दवा है। तय आपको करना है कि आप एक्सपायर दवा के साथ चलना चाहते हैं कि नया दवा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। राजनीति के नजरिए से किसी ने कहा कि किन किन राज्यों में विकास हो रहा है। भाई साहब बता रहे थे, इंजीनियर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 राज्य हैं देश में जहां देश का 1/3 जीडीपी अभी है। 5 राज्य मिलकर, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य मिलकर देश का 1/3 इकोनॉमी इन्हीं के पास है। इन 5 राज्यों में एक कॉमन बात है जिसको अगर आप समझ लीजिए तो बिहार का रास्ता विकास का वहीं से खुलेगा। इन 5 राज्यों में आज तक कोई भी आदमी 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग वहां पर लगातार सरकारों को पलटते रहे हैं।
आपने कहा कैसे बिहार सुधरेगा, विजन क्या है? विजन ये नहीं है कि जाकर मंच पर खड़ा होकर कहें कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े जीनियस हैं, आप हमको वोट दे दीजिए और हम आपको आपका जीवन सुधार देंगे। हम तो इसका उलट बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो भी आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। जीवन तब सुधरेगा जब आप सरकारों को, व्यवस्था को अपने प्रति उत्तरदायी बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। इतना लंबा लंबा बात कह रहे हैं। अरे भाई साहब खड़े हुए, भाई साहब ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों की क्या दुर्दशा है। पीछे से कोई बाढ़ का बात बताया, पीछे से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कोई बात कर रहा है। अब जरा देखिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति। ये स्थिति 30 वर्ष से है, 35 वर्ष से तो कम से कम है। इन्होंने ही जो कहा उसी को बता रहा हूं कि परिवार परेशान है, बेटियों की शादी नहीं हुई, कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। लेकिन मेरे भाई 35 वर्ष में ये वित्त रहित शिक्षकों के लिए की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार हैं, लालू जी हैं, भाजपा वाले हैं, उन्हीं की सरकार है। आपने किसको 35 वर्ष में वोट दिया है भैया, ये बता दो। आपने कहा कुछ नहीं बदला, तो आपका वोट देने का तरीका भी नहीं बदला। आप तो उसी नीतीश कुमार को वोट देकर अभी जिताए हो 5 महीना पहले, जिसके मारे हुए आप कह रहे हैं कि हमको वित्त रहित शिक्षकों की हालत बड़ी खराब है। दोनों बात कैसे होगा रे भाई? भैया बहुत कष्ट में है, बाढ़ नहीं रुक रहा है। बाढ़ तो आज पहली बार नहीं रुक रहा है। तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। जब घेरा जाएगा, हम 2 बरस पैदल चले, सब बात सुनते हैं, पूछते अच्छा ये बताओ तुम्हारा विधायक कई बार से जीत रहा है? कहता भैया 4 बार से। सांसद कई बार से जीत रहे हैं? भैया 2 बार से, उसके पहले उनके 3 बार बाबूजी जीते थे। अरे भाई तो तुम मरे भी जा रहे हो, इतना परेशान भी हो और वोट भी उसी नेता को दे रहे हो, दोनों बात कैसे हो रहा है? दोनों बात कैसे हो रहा है? वोट पंजाब के लोग तो आकर नहीं दे रहे हैं, वोट तो आप ही ने दिया है। कुछ लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं था। क्या करें, विकल्प नहीं था। हमको समझ तो सब था, विकल्प नहीं था। लालू जी को दे नहीं सकते हैं तो डर के मारे नीतीश को दिए। मेरे भाई नोटा नहीं था, यहां तो बहुत विद्वान वकील लोग बैठे हैं। नोटा था ना, नोटा क्यों नहीं दबाए? अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ता तो कानूनन फिर से चुनाव होता। तो कहता है वोट बर्बाद काहे करें? वोट बर्बाद क्यों करें? मतलब गलत आदमी को दे देंगे, गलत को दे देंगे, लेकिन नोटा नहीं देंगे। बर्बाद क्यों करें? कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है। इस भाई साहब पूछ रहे हैं सही आदमी का पैमाना क्या है? ठीक बात है, गोपालगंज में कोई अच्छा सज्जन आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी घर में बैठ के कहता है अरे ना चलिहन बिहार में चली हम ना पैसा बना कुछ आगे पीछे को है नहीं, क्या अकेले घूमता रहा। आप अपने घर में बैठ के हंसते हैं, आप और हम अपने घरों में बैठकर हंसते हैं कि ना प्रोफेसर साहब आदमी तो बड़ा अच्छा है, डॉक्टर साहब अच्छा आदमी है, लेकिन चलिहन ना चलिहन। अरे भाई आपने देखा होगा कई बार इसी दुर्दशा में कई बार हिम्मत करके इंडिविजुअल्स लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, लेकिन जब वो खड़ा होता है उसको 2000 वोट मिलता है। और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग कहते हैं कि क्या करें, जीत भी जाते तो क्या कर लेते हैं, ये अकेले खड़ा होकर क्या कर लेंगे, बिहार बदल देंगे, इसीलिए नहीं दिए। मेरे भाई जब आप और हम एक अच्छे आदमी को वोट नहीं देते हैं तो 100 अच्छे आदमी का राजनीति में आने का जो मनोबल है वो टूटता है कि भाई अच्छा आदमी को कोई वोट नहीं देता, कोई अच्छा आदमी को वोट नहीं देता। आप कह रहे हैं कि आप कैसे सुधारिएगा? हम नहीं सुधार सकते। हमारी भूमिका क्या है? डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, इन्हीं को देख लीजिए। अगर मान लीजिए खड़ा हो जाए, मान लीजिए एक बार जोश में आ जाए कि हमको तो अब राजनीति करके कुछ तो करना है गोपालगंज के लिए, बहुत रुपया कमा लिए, बहुत पैसा नाम हो गया, कम से कम गोपालगंज के लिए कुछ करें। अगर एक बार हिम्मत आप में से कोई कर भी लिया राजनीति में आने का, घर में जाकर कहिएगा तो पत्नी बाल बच्चा सब आप पर टूट पड़ेगा। अरे पगला गए हो क्या रे भाई?
अब अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है, तुम राजनीति करने जाओगे? तो डर के मारे आप कहेंगे छोड़ो रे भाई, हमारे बस का नहीं है। प्रशांत किशोर की, जन सुराज की इतनी ही भूमिका है कि डॉक्टर साहब अगर जाकर या कोई वकील साहब जाकर घर पर कहेंगे कि जैसे वाईबी गिरी जी ने कहा होगा कि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं, अब और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुनाव उनाव का चिंता वो करेंगे, तो घर वाला भी कहता था चलो प्रशांत किशोर कह रहा है तो ट्राई करके देख लो। तो वाईबी गिरी तो अपनी ताकत से ही जीतेंगे। वाईबी गिरी को किसी समझदारी की ताकत की जरूरत हमसे नहीं है, बस इतना ही है कि हमारे वजह से ये राजनीति में कदम डाल रहे हैं। तो जन सुराज की सही लोगों की ये सोच है कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में अदरवाइज नहीं आता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, उसके घर वाले दोस्त वाले राजनीति में नहीं उसको आने देते, एक बार को कहता है चलो भाई जन सुराज वाला कह रहा है, मन है तुमको राजनीति करने का तो कर लो। जिस दिन सही लोग अपन आएंगे राजनीति में, अपने आप सुधार होगा, किसी एक प्रशांत किशोर से नहीं सुधार होगा। बिहार में सुधार तब होगा जब 2-4-5 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे, तब सुधार होगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से, सांसद बदलने से सुधार नहीं हो सकता। दूसरा आपने प्रश्न किया कि गोपालगंज की कितनी बड़ी समस्या है। भाई साहब ने कहा हमको खुशी है कि याद है कि हमसे मिले हैं, तो हमने उस समय कहा था कि गांव और जिला का बात छोड़िए, हर पंचायत का एक योजना बनाकर जारी करेंगे। उसके लिए 2 साल हम पैदल भी चले। लेकिन आपके जो गोपालगंज के सवाल है, उसके लिए महाभारत के यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से एक प्रश्न जो पूछा गया हमको याद आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि हर आदमी देख रहा है रोज मरते हुए लोगों को, लेकिन सोचता है कि हम तो न मरेंगे रे भाई। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वही हाल बिहार के लोगों का है। गोपालगंज में बैठा हुआ आदमी सोच रहा है कि पूरा बिहार डूब जाए और गोपालगंज चमकने लगे, पूरा बिहार का इंडस्ट्री खत्म हो जाए और गोपालगंज में शुगर मिल चलने लगे, पूरा बिहार बाढ़ में डूबता रहे और गंडक से यहां पर एकदम प्रॉस्पेरिटी आ जाए। नहीं हो सकता। इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, चाहे आप गोपालगंज में बैठे हैं कि अररिया में बैठे हैं। अगर स्थिति गोपालगंज में खराब होती तो निश्चित तौर पर गोपालगंज की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सिवान का भी वही दशा है, छपरा भी उसी नाव में चल रहा है, अररिया भागलपुर भी आपसे बेहतर नहीं है। पूरे बिहार ही का यही दुर्दशा है। तो डू नॉट मिस द जंगल फॉर द वुड। गोपालगंज की समस्या है, निश्चित तौर पर उसका सुधार होना चाहिए। हम तो 2.5 साल से हर एक पंचायत का अलग अलग समस्या निकाल कर लाए, हर एक पंचायत के लिए एक योजना बना रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो सभा है, इसमें आप पंचायत वाइज 200 पंचायत का तो समस्या की बात नहीं कर सकते हैं। बिहार की जो मूलभूत 4-5 समस्याएं जिसका आपको संज्ञान लेना चाहिए। एक तो जितनी बात आप कह रहे हैं, वोट के दिन ये याद रखिए, वोट के दिन याद रखिएगा। भाई साहब ने कहा 4 सवाल में कि जाति की बड़ी समस्या है। यहां के बहुत लोगों को लगता है कि प्रशांत जी जाति अगर सुधार दीजिए तब बिहार सुधरेगा। ये बहुत बड़ा आपका भ्रम है कि बिहार में बैठा हुआ हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। बिहार में अभी अभी वोट हुआ है 5 महीना पहले लोकसभा का। आप लोगों ने अभी वोट देकर एक सांसद महोदय को जिताया है, बल्कि रिपीट किया है। आप जरा हमको बता दीजिए कि उस सांसद के जाति के कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं? इक्का दुक्का लोग होगा। आप कहिएगा नहीं हम सांसद को थोड़े दिए हैं, हम तो मोदी जी को दिए हैं। तो यही बता दीजिए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? वो भी नहीं होगा। फिर कोई कहेगा नहीं हम तो एनडीए के समीकरण को दिए हैं। तो भाई एनडीए के समीकरण वाले कितने जाति के लोग बैठे हैं ये बता दीजिए हम। आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप कह रहे हैं कि हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है। अगर हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है तो मुसलमान किस लिए लालू यादव को वोट दिए जा रहा है? पीछे से खड़े होकर मुस्लिम साथी ने पूछा कि मुसलमानों का तो बड़ा इस्तेमाल करके लोग फेंक देते हैं। अरे भाई आपका तो कोई इस्तेमाल करिए नहीं रहा।
आप तो खुद इस्तेमाल हुए जा रहे हैं 30 वर्ष से। किसने आपका इस्तेमाल किया है? आपसे तो कोई वोटों मांगने नहीं आ रहा है। आपका तो इतना दुर्दशा है कि आपसे तो कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है भाई। बिहार में मुसलमानों की जो दुर्दशा है वो तो ऐसी है कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। आप खुद ठेका उठा लिए हैं कि जो मोदी को हराएगा उसको हम अपने जाके वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल हो गया, आप तो नहीं कीजिएगा। अरे भाई, कम से कम इतना सलाहियत तो पैदा कीजिए कि आपका कोई इस्तेमाल कर सके। आप तो खुद ही बिके जा रहे हैं। फ्री का जो माल है उसके लिए किसी को पैसा देने की क्या जरूरत है? मुसलमानों ने अपने वोट को फ्री का माल बना दिया, बुरा नहीं मानिएगा, फ्री का माल बना दिया। इन्होंने कहा वक्त पर आपका क्या नजरिया है? हमारा नजरिया तो हम रोज बता रहे हैं, उसके खिलाफ में है। लेकिन आप ही के जरिए, इस मंच के जरिए उन मुसलमान भाइयों से जरा पूछना चाहते हैं जो आज नीतीश कुमार के साथ पार्टी में बैठे हुए हैं, इस चक्कर में कि मदरसा में कुछ डोनेशन आ जाए, इस चक्कर में कि हज के कमेटी में हमारा नाम शामिल हो जाए। आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई, वक्त की लड़ाई, कोई दूसरा लड़े और आप खुद उसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहते। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं, एकमात्र ऐसा दल है कि अगर आज वो चाह जाए आदमी तो वक्त का कानून रुक जाएगा। मोदी जी चाहे ना चाहे उससे फर्क नहीं है। हम क्या चाहते हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी क्या चाहते हैं, उसका कोई असर नहीं है। 12 सांसद नीतीश कुमार का अगर वोट न दे तो वक्त पर कानून नहीं बनेगा। आप पूछते हैं कि क्या रास्ता है? रास्ता अभी आपको ओपनली बता देते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में जितने मुस्लिम नेता हैं, छोटे बड़े, एक बार जरा वो कहें तो कि नीतीश बाबू आप वक्त के पक्ष में वोट दोगे तो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। किसी ने नहीं कहा है। किसी को एमएलसी बनना है, किसी को वजीफा लेना है, किसी को डोनेशन लेना है। सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। क्यों हम वक्त के लिए बोलेंगे भाई? और हमारे बोलने से फायदा क्या होगा? जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज कोई दूसरा नहीं उठाएगा। आप वित्त रहित शिक्षक हैं, आप मोदी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, आप नीतीश को वोट दे रहे हैं, 30 वर्ष से आपके बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी आप 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं, जाकर उसी को वोट देते हैं और दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वित्त रहित शिक्षा पर अपना नियम, अपना विजन बताइए। काहे बताएं? अरे हमको तो मालूम है कि आप कहां वोट दीजिएगा। क्यों बताएं? क्यों बताएं भाई? ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। अरे भाई, शिक्षा कैसे सुधारिएगा? जैसे लग रहा है कि कितना शिक्षा पर वोट दिए हैं आप। 5000 गांव में जितने जगह मैं भाषण की शुरुआत करता हूं, पहला सवाल ही आज तक मैं यही करता हूं, आज भी आपके यहां भी करके आ रहे हैं भोरे में, कि भाई ये बताओ कि और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? सब आदमी ऐसे हाथ उठाता है जोर से। एकदम होना चाहिए भैया। पढ़ाई रोजगार का है, नहीं होना चाहिए? उसको नहीं मालूम है कि दूसरा सवाल क्या आ रहा है। तो हम पूछते हैं फिर उसको, अच्छा चलो भैया सब लोग अपना अपना बच्चा का चेहरा याद करो। आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, हम कहानी नहीं बना रहे। हर सभा में यही पूछते हैं कि अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद करो और बताओ कि अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में किस बार वोट किए थे। आज तक 5000 से ज्यादा गांव में कोई भी नेता, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी अनपढ़, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, कोई आज तक हाथ नहीं उठाया है। कम से कम इतना गैरत बचा हुआ है। बच्चों के नाम पर लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लोग नहीं बोलते, नेता तो बच्चा के नाम पर भी झूठ बोल देता है। लोग बच्चों के नाम पर कोई हाथ नहीं उठाता, कहता ना भैया ये तो नहीं किए, ये नहीं किए। जब आपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है तो पढ़ाई रोजगार होगा कैसे? आप कहिएगा कि अगर वो दे भी देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो अयोध्या में मंदिर बना है भाई। आपने इसी नीतीश कुमार को हमने बिजली के लिए वोट दिया, देखिए बिजली आई है।
इसी बदहाल बिहार में बिजली आया है, घर घर बिजली आया है। आपने हमने वोट दिया है जाति के नाम पर, तो पूरे देश में सबसे पहले जाति की जनगणना इसी बिहार में कराई गई है। आपने वोट दिया है गुजरात के विकास का कहानी सुन के, आप ट्रांसफार्मर गिना रहे थे। मेरे भाई, आपने और हमने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया है, तो गुजरात में विकास हो रहा है। हम लोग के बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, और आपको हमको तो इसी में खुशी है कि हमारा लड़का बंगलोर में काम कर रहा है, हमारा लड़का सूरत में नौकरी पा गया है। इसी में लोग, बिहार के लोग खुश हैं। जो बोइएगा वही काटिएगा। बिहार के सुधार का मंत्र यहीं पर छुपा हुआ है। जिस दिन आप अपने चुने हुए नेताओं को अकाउंटेबल बनाइएगा तब सुधार होगा, वरना जन सुराज भी आ जाएगा, वो भी कुछ नहीं करेगा। लोगों को मालूम है कि यहां पर वोट किस चीज के लिए पड़ेगा, उनको मालूम है कि यहां वोट जाति पर पड़ेगा। तो लोग क्या जोड़ता है? दैनिक जागरण हिंदुस्तान में क्या लिखता है? गोपालगंज में 60,000 मुसलमान है, 35,000 ब्राह्मण है, इतना दलित है, इतना अति पिछड़ा है, उसी की गणना होती है। कहीं आप दैनिक जागरण में हिंदुस्तान में देखिए, लिखा है गोपालगंज में 5 वर्ष में कितना स्कूल बना, कितना सड़क बना, कितना नाला ठीक हुआ। क्योंकि जिस चीज पर वोट पड़ना है उसी की चर्चा होती है, नेता उसी की गणना करता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि हमको वोट देना है जात पर, जात से बचिएगा तो हिंदू मुसलमान बन जाइएगा। कितना लोग हमको कहा, भैया गोपालगंज में मुसलमान खड़ा होता है, हम पूछते कैसे हारता है? कहता भैया हिंदू मुसलमान हो जाता है। भैया रहते गोपालगंज में आप हैं, तो हिंदू मुसलमान तमिलनाडु का आदमी आके करता है। कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। सुधार होना चाहिए, भगत सिंह पैदा होना चाहिए दूसरे के घर में, अपना बच्चा नहीं लगना चाहिए। सबको भगत सिंह का कहानी बढ़िया से लगता है, अपना बच्चा नहीं लगना चाहिए। अपना बच्चा न लगे तो भगत सिंह सबको चाहिए। हिंदू मुसलमान हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है। गोपालगंज में कोई मुसलमान अच्छा आदमी खड़ा हो, आपने कहा सही आदमी कौन है? कोई अच्छा सज्जन आदमी मुसलमान खड़ा हो जाए, जिसके साथ आप रोज बैठ के नाश्ता करते हैं, बात करते हैं, आपको विद्वान लगता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाए, तुरंत कहिएगा ना भाई मियाँ जी को वोट नहीं देना है। कैसे अच्छा आदमी आएगा? आप बताइए। नहीं आ सकता है। जब तक आप और हम नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार नहीं सुधर सकता है। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है, 2 बरस से सुन रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है। जमीन के सर्वे में भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार है, कोई प्रमाण पत्र बनाना है उसमें पैसा लगना है। जो गांव में जाइए, लोग कह रहे भैया मुखिया बहुत चोर है। अरे नाली में देखिए कितना घोटाला किया है, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया घूस मांग रहा है। जब सब सुनते हैं, पूछते अच्छा ये बताओ 3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, तब 500-500 रुपया लेके वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच के पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे भाई, बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा, उसको अपना वोट बेचने भी नहीं आ रहा है। 500 में अपना 5 वर्ष का जीवन बेच रहा है। बताइए मुर्गा भात खा के वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? काहे लंबा लंबा फेंक रहे हैं? भैया सुधार होना चाहिए। साहब को गंडक सुधारना है, किसी को गंगा को सुधारना है। अरे भाई, जिस दिन वोट देने का तरीका सुधारोगे तब कुछ सुधरेगा। गंडक तब सुधरेगी जब वोट गंडक के सुधार के लिए दीजिएगा। वोट दीजिएगा मुर्गा भात के लिए और सोचिएगा कि बिहार में चाइना की तरह वाटर ग्रिड बन जाए, नहीं हो सकता है। यही जन सुराज इसी के लिए शुरू किया गया। अब हमारे विजन की जो बात है, 3 चीजें हम लोग कह रहे हैं। फंडामेंटली बिहार के विकास के लिए 3 बात कह रहे हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो व्यवस्था पर बोझ ना बने। 15 साल का मतलब ये हुआ, साइंस ये कहता है कि अगर 15 साल मतलब 10वीं क्लास तक अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो जीवन में कभी आप व्यवस्था पर बोझ नहीं बनिएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालकर आप आगे अपना जीवन चला सकते हैं। तो जन सुराज की पहली सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए ताकि वो आगे चलकर
बिहार की व्यवस्था पर वजीफा के लिए, फ्री बीज के लिए, पेंशन के लिए, अनाज के लिए बोझ न बने। ये शिक्षा सुधरेगी कैसे? इसके लिए दो बातें बताई जा रही है फंडामेंटली। एक तो हर गांव में हर बच्चे तक अच्छा स्कूल पहुंचाने के बजाय हम लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा स्कूल बनाइए और वहां बच्चों को पहुंचाइए। दुनिया में जितने अच्छे देश हैं शिक्षा के मामले में, अगर आप फिनलैंड जाइएगा, फिनलैंड का रैंकिंग पूरे दुनिया में नंबर 1 है। पीसा की रैंकिंग आती है जिसमें फिनलैंड नंबर 1 है। जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जिसका भी आप नाम जानते हो, वहां जाकर देखिएगा उन्होंने क्या किया। उन्होंने हर गांव में या हर शहर में स्कूल नहीं बनाया, उन्होंने स्कूल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बनाया और फिर बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी ताकि वो बस से बच्चे स्कूल तक पहुंचे। शहरों में ये चीज हो रहा है। शहर में स्कूल आपके मोहल्ले में बना है जरूरी नहीं है। आपको मालूम है कि शहर के बाहर एक बढ़िया स्कूल खुला है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से, बस से रोज भेजते हैं, आधा घंटा में बच्चा आपका वहां पहुंच जाता है, वहां बच्चा पढ़कर आ रहा है। बिहार का अगर आप ठीक से अध्ययन कीजिएगा तो यहाँ जो अभी प्रखंड है 550 के करीब, हर प्रखंड में अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे, बहुत अच्छे विद्यालय, नेतरहाट जैसे विद्यालय बना दिए जाए तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है उस प्रखंड में जो कि 20 मिनट में स्कूल बस से उस बस स्कूल तक न पहुंच जाए। तो जन स्वराज की सोच ये है कि सैकड़ों स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम 10 ऐसे अच्छे विद्यालय बनाए जाएं जो नेतरहाट के समकक्ष हो। और ये 10 विद्यालय बनेगा कैसे? क्योंकि इतने विद्यालय बनाने का पैसा नहीं है सरकार के पास। आप, किसी ने कहा आपके पास धन कहां से आएगा, ये बताइए। रोज बता रहे हैं सर, आप सुन ही नहीं रहे। अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाना हो जो कि नेतरहाट के जैसा हो, नेतरहाट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं क्योंकि वो भी सरकारी विद्यालय है, और एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं, और ज्यादातर नेतरहाट में पढ़ने वाले बच्चे निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे रहे। एक प्रखंड में अगर एक नेतरहाट जैसा स्कूल बनाना हो तो हर साल करीब करीब 1500 से 1700 करोड़, 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो बिहार सरकार का स्कूल का, शिक्षा का बजट है इस साल का 60,000 करोड़ रुपया। तो हम लोग दो बात कह रहे हैं कि 1/3 उसका पैसा हम लोग खर्च करना चाहते हैं ताकि हर साल एक प्रखंड में एक बढ़िया विद्यालय बन जाए, ताकि अगले 5 वर्ष में आपके प्रखंड में 5 नेतरहाट के समकक्ष विद्यालय हो। बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी विद्यालय न बने, उतनी सुविधा न बने, तब तक आपको ये सुविधा हो कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस, रेगुलेटेड फीस सरकार सीधे प्राइवेट स्कूलों को दे, ताकि किसी के बच्चे को पढ़ाई के से मुफ्त महफूज ना होना पड़े। ये व्यवस्था भी लागू है अमेरिका में। अमेरिका में ये व्यवस्था लागू है। कोई कहेगा तो सब प्राइवेटे में जाएगा, नहीं जाएगा। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर आपसे पूछे कि पटना में साइंस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहिए, 100% लोग कहेंगे नहीं, साइंस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अगर आपको कह दे कि PMCH में आपका लड़का मेडिकल करेगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करेगा, 100% लोग कहेंगे नहीं भैया PMCH में करेगा। तो दुनिया भर में इसका प्रमाण है कि अगर सरकारी विद्यालयों को सुधार दिया जाए, US इंक्लूडेड, तो लोग हार्वर्ड जाना चाहते हैं, स्टैनफोर्ड जाना चाहते हैं, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता है। तो जन स्वराज की जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय बनाए जाए। हम उनमें से नहीं है जो कह रहा है कि एक दिन में शिक्षा सुधार देगा, नहीं सुधर सकता। न उतने शिक्षक हैं, न उतनी क्षमता है, न उतना पैसा है। लेकिन 5 वर्ष में इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा और 10 वर्ष में देश के सबसे अच्छे शिक्षा व्यवस्था का निर्माण इतने ही रिसोर्स में बिहार में किया जा सकता है। दूसरी बात जो यहाँ एक महत्वपूर्ण है वो है पलायन की, रोजगार की। किसी ने कहा फैक्ट्री कैसे लगाइएगा, कोई कह रहा है भैया नौकरी कहां से आएगा। तो पहले आप समझिए
कि रोजगार कहां से आ सकता है। जिसको भी लगता है कि फैक्ट्री लगने से रोजगार आएगा, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके 3 भाग हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हैं तो उसके 3 स्तंभ हैं, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। एग्रीकल्चर की पूरी भूमिका देश में 12 से 13% है। मैन्युफैक्चरिंग की पूरी भूमिका 18% के आसपास है और सर्विस सेक्टर करीब करीब 60 से 65%। कई बार जब लोग कहता है भैया सरकारी नौकरी दे देंगे, पूरा समाज यहां लड़ रहा है 40-50 साल से कि सरकारी नौकरी में किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। ये देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि 78 साल में बिहार में टोटल कितना आदमी सरकारी नौकरी करता है आज? 23,25,000 लोग, करीब करीब 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबको जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 1.97%, 2% लोग को सरकारी नौकरी है। 98% को तो ना नौकरी मिली है ना आगे कभी मिल सकती है। देश में 3% लोगों को सरकारी नौकरी है और उसी 2% के लिए पूरा समाज पिछला 50 वर्ष से लड़ रहा है कि रिजर्वेशन 10% ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। हम कह रहे भाई तुम 100% ले लो, तब भी तो 2% तुमको मिलेगा, 98% को फिर भी उससे लाभ मिलने वाला नहीं। यही वजह है कि आप देखिए अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, रिजर्वेशन लग गया, उसके बावजूद उन कितने लोग IAS बन गए, कितने लोग अति पिछड़ा समाज से कलेक्टर बन गए? नहीं बन सकते। सरकारी नौकरी 2% लोगों को है। कुछ लोगों को लग रहा है फैक्ट्री लगने से सुधर जाएगा। अगर फैक्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ भी दीजिएगा तो भी समाज का 25-30% से ज्यादा उससे कवर नहीं होता है। यहां पर अगर रोजगार लाना है, दुनिया में जहां पर भी रोजगार है वहां पर लोग खाली फैक्ट्रियों में काम करके नहीं रोजगार पाएगा। अमेरिका में 4% खाली बेरोजगारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वहां रोजगार लाने का तरीका है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो तो आपके पास रोजगार का साधन हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है, नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, तो भी आप जाके एक मिठाई का दुकान खोल लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस पाल लीजिएगा, कुछ न कुछ आप स्वरोजगार कर सकते हैं। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है यहां पर पूंजी नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है उसको समझिए और उसी को जनसुराज दूर करने की कोशिश कर रहा है। पूंजी के 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत है पूंजी का जो आप कमाते हैं, कमाने के बाद खर्च के बाद जो बच गया वो आपकी पूंजी हुई। दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में बोरोड कैपिटल। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, 60,000 रुपया खर्च हो गया, 40,000 रुपया बच गया है, आपको घर बनाने का मन हुआ, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 40,000 रुपया आपका कैपिटल है और 2 लाख रुपया आप बैंक से लेकर गाड़ी खरीदते हैं। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो है करीब करीब 35,000 रुपया सालाना। पटना और बेगूसराय को अगर हटा दीजिएगा तो यहां प्रति व्यक्ति आय है 25,000 रुपया सालाना। 25,000 रुपया का मतलब यह है कि यहां रहने वाले 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ आदमी कह गए ऐसे ही बता रहे थे यहां तो मजदूरी 300 है, नहीं है। अगर मजदूरी 300 रुपए है तो उस घर में उसके बाल बीवी बाल बच्चे मिलकर 5 लोग हैं, प्रति व्यक्ति 60 रुपया ही हुआ। उसको भी 30 दिन मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी 15 दिन मिला तो उसको प्रति व्यक्ति 30 ही रुपए हुआ। तो यहां पर इतना जो 80% लोग जो हैं वो सब जी रहे, सर्वाइवल है उनका, सिर्फ इतना ही कमा रहे हैं कि पेट भर जाए, पूंजी आएगा कहां से। दूसरी जो समस्या है यहां बैंकों से क्रेडिट नहीं अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है। ये हमारा अपना सब्जेक्टिव आकलन नहीं है। RBI इसको दिखाता है, रोज एक आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर, जिसमें यह बताया जाता है कि बैंकों से कितना पैसा क्रेडिट के तौर पर समाज को मिल रहा है, जिसको कहते हैं CD रेशियो।
इसको 5 मिनट आपका दिमाग थोड़ा दुखेगा, लेकिन सीख लीजिए। सीडी रेशियो का मतलब है कि कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ और बैंक कितना पैसा वापस आपको ऋण के तौर पर दे रहे हैं, सबको, घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और ये आरबीआई आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर। पूरे देश में सीडी रेशियो है 70%। मतलब जितना पैसा लोग बैंक में जमा करते हैं उसका 70% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर उसको देना है। इसको मॉनिटर करने के लिए देश में प्रधानमंत्री के स्तर पर, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो ये देखती है कि ये 70 से बहुत ऊपर नीचे न हो। बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? 40%। आज से नहीं, 1990 से 1990 से लेकर अभी तक बिहार में सीडी रेशियो है 40%। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, टाटा बिरला ने नहीं, हमने आपने जो बैंकों में रुपया जमा किया, टोटल 4,21,000 करोड़ रुपया। याद रखिए, बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। चूंकि यहां सीडी रेशियो है 40%, तो पैसा लोगों को तो वापस मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने क्या किया? बाकी पैसा बैंकों ने बिहार से उठाकर उन राज्यों में भेज दिया जिन राज्यों में तरक्की हो रही है। आंध्र प्रदेश में सीडी रेशियो है 105, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में सीडी रेशियो सब 90 से ऊपर है, और बिहार में सीडी रेशियो है 40। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर साल 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिल रहा होता तो कितने ज्यादा लोग यहां पर बड़ा घर बनाते, कितने लोग गाड़ी खरीदते, कितने लोग बिजनेस धंधा करते। आप इसको उल्टा समझिए, जितने लोग आप यहां आए हैं, ज्यादातर लोग गाड़ी से आया होगा। अगर बैंक से आपको गाड़ी खरीदने का लोन न मिले तो कोई ऐसा यहां आदमी नहीं होगा, इक्का दुक्का को छोड़कर, जो गाड़ी अपना पैसा देके सीधे खरीद ले। सब ने अपनी गाड़ी लोन पर बैंक से लिया हुआ है। ये कैपिटल की ताकत है। बिहार में चूंकि कैपिटल नहीं है, इसलिए कोई यहां रोजी रोजगार का तरीका नहीं है। आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आपका मन हुआ कि हम आकर गोपालगंज में एक सैलून खोलें। आप आए तो पता चला सैलून खोलने में 1 लाख रुपया लगेगा। आप बैंक के पास गए, बैंक वाले ने कहा आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो आप 20,000 रुपया कैसे खर्च करेंगे? आप 2,000 रुपया का बॉम्बे का टिकट खरीदिएगा, 5-7 हजार रुपया जाकर बॉम्बे में कोई खोली लीजिएगा, उसका किराया दीजिएगा, 2-4-5 हजार रुपया किसी नौकरी के दलाल को दीजिएगा ताकि आपको नौकरी मिल जाए। तो आपका जो 20,000 था वो भी गया। बाल काटने आपको पहले भी आ रहा था, अब आप पहले यहां पर अगर लोन मिलता तो आप सैलून चलाते, खुद भी कमाते, 4 आदमी को रोजगार देते। लेकिन क्रेडिट के अभाव में आप बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूर बन गए। तो जो जन सुराज की सोच है, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि साल भर में पलायन को रोका जा सकता है, उसके बस 2 ही कारण है। पहला कारण यह है कि अगर क्रेडिट की व्यवस्था को यहां 70-75 कर दिया जाए तो हर साल लोगों को करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। किसी टाटा बिरला महिंद्रा के आने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा है वो आप तक जाने लगेगा। दूसरी बात, हम लोग कह रहे हैं पलायन रोकने के लिए कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए। पिछले वर्ष बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन